नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। शुरुआती सुस्ती के बाद बाजार में आखिरी घंटे में तेजी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में शानदार रिकवरी। बैंकिंग, रियलिटी, आईटी, एफएमसीजी और पीएससी इंडेक्स बैंक पर बढ़त पर बंद। निफ्टी 119 पॉइंट चढ़कर 17,743 पर बंद। जंतर मंतर में पहलवानों के धरने के बीच टला भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव। अब भारतीय ओलंपिक संघ की कमेटी 45 दिनों में कराएगी चुनाव। शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा फैसला। मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकता की मुहिम में कोलकाता में ममता नीतीश के बीच चर्चा। तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। आज अखिलेश से भी मिलेंगे नीतीश। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पहुंचा नेवी का जहाज। सऊदी अरब की मदद से भारतीयों को वापस लाएंगे एयरफोर्स के 2 विमान। पीएम की मीटिंग के बाद एक्शन में मंत्रालय। मध्य प्रदेश के रीवा में पंचायती राज सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री। जेम पोर्टल का किया उद्घाटन। कांग्रेस पर बोला हमला। 1 मई को जीएसटी कलेक्शन पर बड़ी खबर संभव। सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन। मार्च में 9 करोड़ 9 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड ई वे जनरेट। एक सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। ई फार्मेसी पूरी तरीके से नहीं होगी बैन। नया कानून लाने से पहले ई फार्मा कंपनियों से बातचीत करेगी कंपनी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। खबरों की शुरुआत विपक्षी एकता से, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी खेमे को एकजुट करने की कवायद अब जोरों पर है और इसके लिए सूत्रधार बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने आज कोलकाता पहुंचकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ ही कोलकाता पहुंचे थे। इसके बाद नीतीश आज शाम को ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने इस मुलाकात को काफी सार्थक बताया है। जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी 0 बन जाए। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है। हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। इधर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के बयान ने विपक्षी खेमे में और खलबली मचा दी है। दरअसल पवार ने अमरावती में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। यहां उन्होंने कहा है कि आज महाराष्ट्र में आघाड़ी है लेकिन कल होगी या नहीं ये पता नहीं है। हमारी इच्छा है कि हम साथ में काम करें, लेकिन इच्छा से क्या होता है। आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, आगे आघाड़ी रहेगी या नहीं रहेगी इस पर चर्चा नहीं हुई। पवार ने यह भी कहा कि चुनाव में कई प्रक्रियाएं होती हैं, सीट बंटवारे का मुद्दा होता है, ये पार्टियों के विषय हैं, तो अभी कैसे इसमें कुछ भी आगे कह सकते हैं। नहीं बाकी आता आम्ही एकत्र लढणार वगैरे आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नाही, पुरेशी नसते, जागाचं वाटतं, त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही, ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल। और इन सब के बीच विपक्षी एकता को लेकर आखिरकार चल क्या रहा है। नीतीश कराएंगे मेल और पवार करेंगे खेल। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
और अब बात कर्नाटक चुनाव की, जहां प्रचार बेहद गर्म होने वाला है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह चामराजनगर पहुंचे, जहां पर अमित शाह ने श्री चमुंडेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उसके बाद वो गुडलुपेट में अमित शाह ने रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। और अब बात करेंगे महिला पहलवानों की। एक बार फिर से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ देश के जो शीर्ष पहलवान हैं वो उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे कई पहलवान धरने पर बैठ गए हैं। इन पहलवानों ने पहले बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। तो वहीं अब खेल मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर एक कमेटी भी बनाई गई, लेकिन पहलवानों का ये कहना है कि उन्हें इस कमेटी की जांच पर भरोसा नहीं है। वो बार बार किसी के झांसे में नहीं आने वाले। तो वहीं महिला पहलवानों का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो ये मामला पहुंचा है, तो कोर्ट पर ही उनको अब भरोसा रह गया है। उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट उनके पक्ष में कुछ फैसला सुनाएगा। धरने के बीच अब भारतीय कुश्ती संघ का जो चुनाव था वो फिलहाल टाल दिया गया है। अभी हम इन झूठी बातों में आने वाले नहीं हैं। पहले हमने गलती कर दी, एक कमेटी बनाई थी, वो डे टू डे वर्किंग देखेगी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह तब भी वो उनको देख रहे थे, उन्हीं के लोग देख रहे थे। WFI ऑफिस तब भी खुला रहता था। तो अभी इस झांसे में नहीं आएंगे। और दूसरी बात, हमारा इलेक्शन पे कोई फोकस नहीं है। हमको यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है कि इलेक्शन में जाके हमें कुछ बनना है। हमें हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट्स दी है लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की बृजभूषण शरण के खिलाफ, उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए और उसके बाद में पुलिस जो भी उचित कार्रवाई समझती है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करे और देश की उच्च न्यायालय हमें न्याय दिलवाए। ये हमारी लड़ाई है। और जब तक हमारी ये जो अन्याय की लड़ाई है वो जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते, तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे और हमारे आने वाले भविष्य के लिए लड़ेंगे। और अब बात करेंगे GST कलेक्शन की, जिसके मोर्चे पर काफी अच्छी खबर है, क्योंकि अप्रैल महीने में GST कलेक्शन अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है। हमें एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि मार्च महीने में 9 करोड़ से ज्यादा ई-वे बिल जनरेट हुए हैं। कंप्लायंस में सख्ती और फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना से भी ये बम्पर कलेक्शन की उम्मीद है। आलोक प्रदेशी से लेते हैं इस पूरी खबर पर डिटेल। आलोक, बताएं जरा, क्या कुछ डिटेल है आपके पास इस रिकॉर्ड GST कलेक्शन पर? बिल्कुल, देखिए, GST कलेक्शन के मोर्चे पर काफ़ी अच्छी और बड़ी खबर आ सकती है। CNBC आवाज़ के सूत्रों से जानकारी मिली है कि अप्रैल महीने में GST कलेक्शन एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ सकता है। दरअसल ये रिकॉर्ड पिछले साल अप्रैल का ही है, जब 1,68,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन दर्ज हुआ था। और उस वक्त जो ई-वे बिल जनरेट हुए थे वो करीब 7 करोड़ 82 लाख के आसपास थे। लेकिन इस बार जो ई-वे बिल जनरेट हुए हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड है। इतिहास में अभी तक इतने ई-वे बिल जनरेट कभी नहीं हुए थे। कुल जो ई-वे बिल जनरेट मार्च में हुए हैं वो 9 करोड़ 9 लाख के आसपास हैं। तो इस ई-वे बिल की वजह से माना जा रहा है कि GST कलेक्शन इस बार काफ़ी बम्पर आ सकता है। इसके पीछे और भी कई सारी वजह हैं। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है कंप्लायंस में सख्ती। कंप्लायंस में सख्ती हुई है। सरकार ने जो सीक्वेंशियल फाइलिंग को इम्प्लीमेंट किया है उसकी वजह से काफ़ी रिटर्न्स में बढ़ोतरी हुई है। और तीसरी जो बड़ी वजह है वो फाइनेंशियल ईयर का इफेक्ट, जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने रिटर्न दाखिल किया है। और ख़ासतौर से जो क्वार्टरली रिटर्न पेमेंट दाखिल करते हैं उनका भी इफेक्ट इसी मार्च महीने में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये सभी जो महत्वपूर्ण रीज़न है उसकी वजह से GST कलेक्शन में एक बड़ा उछाल एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। तो कुल मिलाकर GST कलेक्शन पर अच्छी उम्मीद। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज बैंकिंग शेयरों की वजह से निफ्टी में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 401 अंक चढ़कर 60,056 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 119 अंक चढ़कर 17,743 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग रियलिटी शेयरों में रही। फार्मा, ऑटो शेयरों पर आज दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा सेक्टर्स का आज किस तरीके का हाल रहा? तो अगर हम मार्केट की बात करें तो क्लियरली ICICI बैंक और रिलायंस के अच्छे नतीजों बाद बाजार को एक बूस्ट मिला। आज बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से आपको बाजार में तेजी दिखाई दी। लेकिन निफ्टी गेनर्स की बात करें तो HDFC लाइफ यहाँ क्योंकि RBI की अनुमति मिल गई है अपना हिस्सा 50% के ऊपर करने के लिए HDFC बैंक को, तो ये स्टॉक फोकस में था। 7% ऊपर। टाटा कंज्यूमर कल रिजल्ट्स के पहले 5% की तेजी। विप्रो बायबैक अनाउंसमेंट के बाद यहाँ आपने 3% की तेजी देखी और टाइटन में भी यहाँ तेज मूड माहौल रहा। अगर हम निफ्टी लूजर्स की बात करें तो थोड़े बहुत फार्मा शेयर्स आपको दिखाई देंगे, खास करके दिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज। इसके अलावा इंडसइंड बैंक रिजल्ट्स को रिएक्ट करता हुआ
आज लगभग डेज लो पे बंद हुआ, लगभग 1100 के आसपास, और सिप्ला में भी थोड़ी बहुत मंदी का माहौल रहा। मिड कैप गेनर्स में आपको काफ़ी सारे रेलवे स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे, खास करके IRFC जो 5% ऊपर था। इसके अलावा IT में पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और PSU बैंक्स में आपको इंडियन बैंक में तेज़ माहौल दिखेगा। लूजिंग साइड पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आपको येस बैंक और हिंदुस्तान जिंक पे दिखाई दिया नतीजों के बाद। खजारिया और KPR मिल वो दूसरे स्टॉक से जहां हल्की पुल्की मंदी थी। और अगर हम बैंकिंग गेनर्स की बात करें, क्योंकि ये सेक्टर ऑफ द डे था, यहाँ IDFC, फर्स्ट बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, PNB जैसे शेयर्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा आज मार्केट का हाल। और अब बात फार्मेसी कंपनियों की, जिनके बैन पर कुछ राहत की खबर तो है, क्योंकि CNBC आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि फार्मा कंपनियां पूरी तरीके से बैन नहीं होंगी। किसी भी नए कानून को बनाने से पहले सरकार कंपनी के प्रतिनिधियों से बात करेगी और उनका पक्ष जानेगी। संवाददाता दीपाली नंदा से लेते हैं इस पर पूरी डिटेल। दीपाली, बताएं जरा, फार्मा पर बैन को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ई फार्मेसी कंपनियां देश में कारोबार कर पाएंगी या नहीं, इस पर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे। खबर इस तरह की भी थी कि सरकार ई फार्मेसी कंपनियों के बिजनेस मॉड्यूल के पक्ष में नहीं है। अब हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि ई फार्मेसी के बिजनेस पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जाएगा, बल्कि अब सरकार के बीचों बीच ये मत बन रहा है कि नए कानून के तहत कुछ प्रतिबंधों के साथ ई फार्मेसी कंपनियों को कारोबार करने की इजाजत दी जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मनसुख मांडविया जल्द ही ई फार्मेसी कंपनियों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं और ये बैठक अगले महीने के शुरुआती हफ्ते में की जा सकती है। बाकायदा ई फार्मेसी कंपनियों को ये कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि वो इस बैठक से पहले एक पूरा रिप्रेजेंटेशन जमा करवाएं, जिसमें वो बताएं कि उनका बिजनेस मॉड्यूल किस तरह का है और कौन सी चुनौतियां इस वक्त उनके सामने खड़ी हैं। और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद स्थिति काफी हद तक साफ होती हुई नजर आएगी और संभावना ये दिखाई दे रही है कि ई फार्मेसी कंपनियों का जो कारोबार है वो आगे भी चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। तो कुल मिलाकर ई फार्मा कंपनियों को थोड़ी राहत। और अब बात इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम को 1 साल तक अब बढ़ा दिया है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने पर क्या कुछ खबर है आपके पास? देखिए, सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने 2 स्कीम शुरू की हुई थी। पहली स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम और दूसरी स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर स्कीम। तो 2019 में ये दोनों स्कीमें शुरू की गई थी। इनकी अवधि 3 साल के लिए थी, लेकिन सरकार के इनको रिस्पॉन्स को देखते हुए सरकार ने इन दोनों स्कीम्स को 1 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया। अब कंपनियां साल 2024 तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगी। ये भी बता दूं कि जब से सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है, काफ़ी अच्छा बेहतर रिस्पॉन्स सरकार को मिला है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो खासतौर पर कि देश में 2014 तक 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, लेकिन ये बढ़ करके अब 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट भी इससे बढ़ा है। 17,000 का पर साल कंपनियां एक्सपोर्ट जो है वो भी कर रही हैं। तो सरकार चाहती है कि इसको आगे भी बढ़ावा मिलता रहे, तो सरकार ने दोनों स्कीम्स को 1 साल के लिए एक्सटेंड करने का फैसला किया। अभी तक सरकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम्स में 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है देश में अप्रूव कर चुकी है और 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इंसेंटिव भी दे चुकी है। सरकार को उम्मीद है कि स्कीम 1 साल तक बढ़ाने से जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको आगे और भी बूस्ट मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। में आज हम बातचीत करने वाले हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी की हिस्ट्री 100 साल से ज्यादा पुरानी है और बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस कंपनी या अलग अलग सेगमेंट, सब सेगमेंट से रिलेटेड आपको दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करता हूं। सबसे पहले 126 साल पहले ये कंपनी की शुरुआत हुई थी और करीब करीब 100 साल पहले इस कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था छवि। वो दुनिया का पहला एनिमल फैट रहित यानी कि बिना एनिमल फैट वाला साबुन बना था। वो 100 साल पहले की बात है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 100 साल पहले ही कंपनी ने एक साबुन लॉन्च किया था जिसका नाम था गोदरेज नंबर 2।
आमतौर पे आपने गोदरेज नंबर 1 सुना होगा, लेकिन उस समय लॉन्च किया गया था गोदरेज नंबर 2। और जब अर्दशीर गोदरेज साहब से पूछा गया कि इसका नाम गोदरेज नंबर 2 क्यों रखा गया है, तब उन्होंने ये बात कही कि जब नंबर 2 लोगों को पसंद आएगा तो सोचिए नंबर 1 की कितनी ज़्यादा मांग होते हुए दिखाई पड़ेगी, जिसके बाद उन्होंने गोदरेज नंबर 1 लॉन्च किया। तो इस तरह की क्रिएटिव मार्केटिंग के बाद गोदरेज नंबर 1 नाम जो है वो तय होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड इस कंपनी ने शुरू किया सरकार के शुरू करने से भी 14 साल पहले से अपनी कंपनी के अंदर। इसके अलावा एक दुखद हादसा हुआ था बॉम्बे में 14 अप्रैल सन 1944 में, जबकि एक SS फोर्ट स्टाइकिन नाम का जो शिप था वो बॉम्बे में विक्टोरिया डॉक पे पार्क हुआ था और बाद में उसमें एक ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि उसके अंदर बहुत मेगा एक्सप्लोजिव था। तो एक भीषण आग उस समय डॉक पर लगी थी और उस भीषण आग में करीब करीब अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 441 फीट लंबा और 57 फीट चौड़ा जहाज, जिसके अंदर 1395 टन एक्सप्लोजिव था, उसके ब्लास्ट के बाद सब कुछ जला। बहुत वहाँ पे त्रासदी हुई, लेकिन उस त्रासदी में जो बचा वो थे गोदरेज के लॉक्स और करीब करीब 5.5 लाख रुपए जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मांडवी ब्रांच के रखे हुए थे, वो पूरी तरह से सेफ रहे। जिसके बाद से गोदरेज के जो लॉक्स हैं उनका, या गोदरेज की जो पूरी तिजोरियां हैं उनका लोहा सबने माना। इसके अलावा कंपनी के साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि जो देश में 1951 में चुनाव हुए थे उसके लिए कंपनी ने करीब करीब 1.7 बिलियन बैलेट बॉक्सेस भी प्रोवाइड किए थे और उस समय वो बैलेट बॉक्सेस करीब करीब 5 रुपये के दाम पर बेचे गए थे। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में गोदरेज एरोस्पेस सप्लाईज, एरोस्पेस आर्म जो है इनकी, उसने चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 दोनों के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए और यही नहीं, उन्होंने इनफैक्ट जो मार्स का मिशन था उसके लिए भी PSLV या बाकी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए। साथ ही साथ 1955 में गोदरेज ने पहला टाइपराइटर जो कि देश में बना था वो बनाया। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है, अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बैंकिंग सेक्टर्स के दो धुआंधारों के बीच इस वक्त कड़ा मुकाबला चल रहा है। बहस छिड़ी है कि इस सेक्टर का सरताज कौन है। HDFC बैंक और ICICI बैंक में कौन किंग है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। आशीष, ये जो क्लैश ऑफ द टाइटन्स है ये कौन जीत रहा है जंग? सबसे पहले जो हेडलाइन नंबर्स हम आमतौर पर रिपोर्ट करते हैं वो NII, वो पैट के ग्रोथ के नंबर्स, दोनों के प्लीज Q4 के नंबर्स, और इनफैक्ट स्टैकअप कर दिया पिछले कुछ सालों का, पिछले कुछ क्वार्टर्स का बैक टू बैक प्रदर्शन। HDFC बैंक 23% NII ग्रोथ इस क्वार्टर में डिलीवर करता हुआ, उसके सामने ICICI बैंक के NII में 40% साल दर साल का जंप देखने को मिला है। पर इसको देख के पता है, हम लोग जब इन्फी वर्सेस TCS करते थे तब मैं हमेशा कहता था बेस जरूर देखिए। HDFC बैंक तगड़े बेस पे 23-24% का उछाल है, पर इसमें कोई शक नहीं कि NII हो, एसेट क्वालिटी हो, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स हो जो मैं आगे दिखाऊंगा, सब में ICICI बैंक ऑफ लेट आउट परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए पिछले कई क्वार्टर से किस तरह की ट्रेजेक्टरी, और ये Q4 का परफॉर्मेंस है साल दर साल। प्लेट को प्लीज फ्लिप करिए। दूसरा, मार्जिन, और बैंक के केस में उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कैसे NIMs रिपोर्ट हो रहे हैं। ICICI बैंक के केस में 4.67% से जंप करके 4.9% के मार्जिन, रिकॉर्ड हाईस पे ऑलमोस्ट 5% के एक बैंक मार्जिन क्लॉक करता हुआ नजर आएगा। HDFC बैंक के मार्जिन स्टेबल रहे, 4.1 थे, 4.1 इस क्वार्टर में देखने को मिले। तो पर ICICI बैंक के केस में समझने की कोशिश करिए, एग्रेशन है बख्शी साहब का, जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस, जो पर्सनल लोन, जो LAP पोर्टफोलियो है, उस पे खास तवज्जो दिया जा रहा है, और ये सब हाई यील्डिंग लोन्स हैं, और उसके चलते NIMs इस तरह से 4.9% पे उछल के आपको नजर आएंगे। प्लेट फ्लिप करिएगा और अब लेकर आइए एसेट क्वालिटी। दोनों के एसेट क्वालिटी में मार्क्ड इंप्रूवमेंट, खैर इसमें कोई डाउट नहीं। HDFC बैंक बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी अभी भी मेंटेन कर रहा है। नेट NPA के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, लाइकवाइज स्थिति ग्रॉस NPA की नजर आएगी। लेकिन ICICI बैंक, ये सब बख्शी साहब के टेन्योर का कमाल है, लगातार एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट यहां पे भी देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट ICICI बैंक का ये बैक टू बैक 7th स्ट्रेट क्वार्टर है जब इसने स्ट्रीट को पॉजिटिवली सरप्राइज किया। पर अब इसके इंटरनल समझने की जरूरत है, रुक जाइएगा आप जरा।
आईसीआईसीआई बैंक हर फ्रंट पे स्कोर करता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक के साथ हो क्या रहा है यह समझने की जरूरत। एचडीएफसी बैंक बहुत एग्रेसिवली अपना ब्रांच नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक साल में 1479 नई ब्रांचेस खोली, कुल ब्रांचेस पहुंचा दी 7800 के ऊपर। और इसके चलते हो क्या रहा है, इसके ओपेक्स जो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ रहा है। क्यों कर रहा है एचडीएफसी बैंक ऐसा, वो भी समझने की जरूरत। एक बड़ा मर्जर सामने खड़ा है एचडीएफसी लिमिटेड के साथ। उससे पहले ये बैंक अपनी लायबिलिटी फ्रेंचाइज बढ़ाने की, मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए इस तरह से एग्रेशन के साथ ब्रांचेस खुल रही हैं। अब इसका इंपैक्ट देखिए, अगली प्लेट लेकर आइए, डिपॉजिट ग्रोथ। वो एग्रेसिव लायबिलिटी फ्रेंचाइज की मैंने बात करी, प्लीज डिपॉजिट ग्रोथ रखिएगा डायरेक्टर साहब, ये क्या रख रहे हैं आप? डिपॉजिट ग्रोथ में एचडीएफसी बैंक साल दर साल 21% का जंप, आईसीआईसीआई बैंक उसके सामने सब पार 11% से कम की डिपॉजिट ग्रोथ दिखा रहा है। ये है इंटरनल्स इनके। एचडीएफसी बैंक के तगड़े ओपेक्स स्पेंड, खर्चे बढ़ने की बात मैं कर रहा था। एक पैरामीटर रख देता हूं, कॉस्ट टू इनकम रेशियो बैंक पार्लेंस में कहा जाता है। जितना एफिशिएंट बैंक होगा, जितना एफिशिएंटली बैंक रन होगा, उतना कम ये रेशियो होगा। एचडीएफसी बैंक के केस में क्योंकि ब्रांच नेटवर्क एग्रेशन में है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंच अप कर रहा है, और इसीलिए मामला थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ आपको नजर आएगा। इसीलिए एनआईएम स्टेबल है वीज़ावी आईसीआईसीआई बैंक, जिसके एनआईएम्स में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। फाइनली रिटर्न्स रख देता हूं, दोनों स्टॉक्स के ऑफ लेट स्क्रीन पर आ जाएंगे। ईयर टिल डेट पिछले एक साल के एचडीएफसी बैंक बेहतर स्कोर कर रहा होगा, लेकिन हम सब जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक बख्शी साहब के आने के बाद से लगातार तगड़े मोमेंटम ऑलरेडी एंजॉय कर चुका है। एचडीएफसी बैंक उस इंपेंडिंग मर्जर की दिक्कतें और सरदर्द के चलते पिटा था, वो रिकवरी के मोड में, इसलिए स्टॉक थोड़ा बेहतर आउट परफॉर्म करता हुआ। दोनों अच्छे हैं, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ऑफ लेट नो डाउट हर पैरामीटर पे बेहतर करा है। लेकिन एचडीएफसी बैंक अपने आप को तैयार कर रहा है उस मर्जर के लिए, ये भी समझने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सचिन, आशीष। और मास्टर ब्लास्टर सचिन ने आज जिंदगी की हाफ सेंचुरी लगा ली है। हमारे साथ सचिन की इस बेमिसाल पारी पर बात करने के लिए हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। विपिन जी बताएं जरा इस अद्भुत शख्सियत की जो बेमिसाल पारी रही है उसके बारे में। जी हाँ, तो गॉड ऑफ क्रिकेट अब 50 साल के हो गए और इसमें से 24 साल उन्होंने क्रिकेट की पिच पर निकाले। 24 साल का ये शानदार जगमगाता करियर और बेमिसाल सचिन कहा जा सकता है। एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड्स जो फिलहाल तो टूटते हुए नहीं दिख रहे। एक नजर डालते हैं तो देखिए, सचिन तेंदुलकर के ये सब नंबर्स जो आप देख रहे हैं, ये अपने आप में रिकॉर्ड है जिनको अभी तक कोई छू नहीं पाया है। सबसे ज्यादा 664 मैचेस इन्होंने खेले हैं, उनके दौरान 34,357 रन। इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक किसी ने इतने रन नहीं बनाए हैं। इनिंग्स 782, शतक लगा दिए हैं 100, और ये चारों फिगर्स जो आपको दिखा रहे हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट के रिकॉर्ड हैं जिन्हें सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने अब तक छुआ है, बाकी लोग इससे दूर रहे हैं। सबसे ज्यादा, जैसे हमने कहा, 34,357 रन आज तक किसी इंटरनेशनल क्रिकेट ने, क्रिकेट के सारे फॉर्मेट्स को मिलाकर, तब तो टी20 क्रिकेट काफी कम होता था, सिर्फ एक ही इंटरनेशनल मैच सचिन तेंदुलकर ने खेला, लेकिन टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में इतने रन मिलाकर किसी और प्लेयर ने नहीं बनाए हैं। तो सबसे ज्यादा रन, इसके अलावा 100 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने वाले भी ये आज तक के इकलौते बल्लेबाज हैं। टेस्ट और वनडे में मिलाकर किसी ने आज तक 100 सेंचुरीज नहीं लगाई हैं। साथ में ये फैक्ट भी बता दूं कि वनडे में पहली डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम है। अब मैन ऑफ द मैच 76 बार रह चुके हैं और मैन ऑफ द सीरीज 20 बार। ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड्स के पहाड़ पर खड़े हुए हैं गॉड ऑफ क्रिकेट, और भारत रत्न से इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया। इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्हें ये देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तो ये तो हुए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, लेकिन जितने बड़े क्रिकेटर उससे भी बड़े ब्रांड बन के उभरे। उन्होंने क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया, उसके इंडोर्समेंट को बदल दिया। क्रिकेट में जो पैसा है वो सचिन तेंदुलकर के बाद ही आया। 100 करोड़ की डील वाले पहले क्रिकेटर बने दुनिया में। सिर्फ भारत की बात नहीं, किसी को इतना पैसा नहीं मिला था इससे पहले क्रिकेट में। तो 100 करोड़ की डील, एक एक करके इनकी डील्स पर नजर डालते हैं कहां से शुरुआत हुई। तो 1995 में वर्ल्ड टेल ने इनके साथ 45 करोड़ रुपए की डील की थी। तब
क्रिकेट में पैसा था लेकिन इतना पैसा नहीं था। तब भी तहलका मचा था कि सचिन तेंदुलकर ने इतनी बड़ी डील साइन की है, लेकिन इसी डील का जब रिन्यूअल आया 1996 में, लेकिन उससे पहले बैट के अलग से कोई स्पॉन्सर नहीं होते थे। जिस कंपनी का बैट यूज करते थे वही आपकी एक तरह की स्पॉन्सर होती थी, लेकिन यहां पर एमआरएफ ने इनके बल्ले को स्पॉन्सर करने के लिए करोड़ों रुपए ऑफर किए। तो यहां से एक और इन्होंने शुरुआत की। अच्छा, हम जिस डील की बात कर रहे थे, वर्ल्टेल वाली डील, वो रिन्यू होती है 2001 में और सचिन को मिलते हैं वूपिंग 100 करोड़ रुपीस। इतने बड़े और इतने सारे पैसे और इतनी बड़ी डील क्रिकेट के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। और 2006 में जब वर्ल्टेल से इनकी डील खत्म हुई, उसके बाद जो है साची एंड साची, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी, उसकी इंडियन आर्म आइकॉनिक्स ने इनके साथ 180 करोड़ रुपए की डील की। सैकड़ों ब्रांड्स हैं जिन्हें सचिन ने आज तक इंडोर्स किया है और क्रिकेट से अलविदा किए भी उन्हें काफी साल हो गए, लेकिन अभी भी उनका जलवा बरकरार है। आज भी वो कई ब्रांड्स को इंडोर्स कर रहे हैं। अलग अलग रिपोर्ट से कोई 1000 करोड़, कोई 1200 करोड़, कोई 1500 करोड़ नेटवर्थ, लेकिन सचिन की तो क्या वर्थ होगी। वो बेमिसाल हैं, वो बेशकीमती हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम इस डिटेल्स के लिए आपका विपिन जी, और इस बेमिसाल शख्सियत को इस तरीके से समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।